नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं अंजलि सुहाने स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है स्केल्स एंड प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंह। डॉक्टर गौरव सिंह स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार डॉक्टर गौरव। नमस्कार मैडम। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि स्केल्स एंड प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट, शिक्षण की प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं तो मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये अलग अलग स्केल्स क्या हैं, ये सांख्यिकी में कहाँ इनकी उपयोगिता है, इसकी आज हम बात करेंगे। जो शब्द है मेज़रमेंट, मापन, सामान्यतः तो हम हमेशा ही मापन की बात करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि आज हम 3 किलोमीटर चल कर आए, 5 किलोमीटर की यात्रा की, इतना मिल्क लिया, ये बड़ा है, ये छोटा है। इस तरह से हम जो भी गुण हैं उनको अंकों में जब बांधने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उनको माप रहे हैं और उनको संख्याओं में, अंकों में, डाटा में परिवर्तित करते हैं। ये तो मैंने एक सामान्य भाषा में कहा कि मापन क्या है। तो डॉक्टर गौरव, प्लीज़ आप समझाएं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कि मापन क्या है और ये स्केल्स किस तरह से इसको से जुड़े हुए हैं। जी, डॉक्टर अंजलि, आपने बहुत अच्छे प्रश्न के साथ इस चर्चा का प्रारंभ किया है। देखिए, जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो मेज़रमेंट हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को हर समय मेज़र कर रहे होते हैं। जैसे आपने बच्चों का उदाहरण लिया, कहा गया है, थॉर्नडाइक ने कहा था कि वॉट एवर एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट इन सम अमाउंट। अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है तो वो किसी अमाउंट में मिलती है। उसको फिर मैककॉल ने क्लियर किया कि इफ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड, so if whatever exists in this world, it exists in some amount, and if anything exists in some amount, it can be measured. And whatever we can measure or whenever we measure, we assign certain numeral values. अर्थात कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व किसी मात्रा में है। यदि किसी चीज का अस्तित्व किसी मात्रा में है तो वह चीज मापन के योग्य है। और जब हम किसी चीज को मापते हैं तो मापने के लिए हम उसके कुछ सांख्यिकीय या आंकिक मूल्य उसको प्रदान करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना या न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने का सिस्टम, द सिस्टम और द स्कीम ऑफ असाइनिंग वैल्यूज और स्कोर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी मेजर्ड इज नोन एज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम किस तरह से किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं या वो असाइन करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट की डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। वो रूल्स आते कहाँ से हैं? हम जब किसी चीज को मापते हैं तो उसको मापने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा उद्देश्य केवल उसके किसी गुण का विस्तार करना है, या हमारा उद्देश्य केवल उसकी पहचान निर्धारित करना और पहचान निश्चित करना भर है, या हम उसको उसके जैसे अन्य लोगों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर हम उसको किसी क्रम में निर्धारित करना चाहते हैं। तो हमारा जो मापने का उद्देश्य है, खास बात हमें ये बोलेंगे, जो उद्देश्य है उसके आधार पर ये तय होता है कि हमें किस तरह का मापन करना है। और ये जो अलग अलग आधार हैं इन्हीं को हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। नॉर्मली 4 तरह के स्केल ऑफ मेजरमेंट माने जाते हैं। पहला है नॉमिनल स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल और चौथा है रेशियो स्केल। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आपने जैसे बताया कि 4 तरह के स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। सबसे पहला जो स्केल है नॉमिनल, जिसको थोड़ा नाम से भी हमें लग रहा है कि नॉमिनल, कि किस उद्देश्य को लेके नॉमिनल स्केल होता है, तो इसको जरा आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या है। जी, देखिए, जो पहला स्केल है मेजरमेंट का, दैट स्केल इज नोन एज नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ measurement. We can say it is the lowest level of measurement और प्राइमरी लेवल ऑफ मेजरमेंट।
और हम इसको कब करते हैं? व्हेन आवर रिक्वायरमेंट इज ओनली टू आइडेंटिफाई सर्टेन एट्रीब्यूट। बिल्कुल। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हम खेल के मैदान में, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो, फुटबॉल में थोड़ा ज़्यादा फेमस है, क्रिकेट में भी अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है ये चीज़। हम देखते हैं कि खिलाड़ियों की जर्सी पर कुछ नंबर दे दिए जाते हैं। 11 नंबर का फुटबॉल में अक्सर देखा जाता है कि 10 नंबर और 11 नंबर की जर्सी हम उस खिलाड़ी को देते हैं जो वो उनका मेन स्ट्राइकर होता है। नॉर्मली बड़ी प्रेस्टीजियस मानी जाती है। वो प्रेस्टीजियस कैसे हो गई? क्योंकि उस जर्सी से उस खिलाड़ी के खेलने की पोजीशन की पहचान जुड़ गई। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो टीम में 10वें या 11वें क्रम का खिलाड़ी है। उससे पहले 10 खिलाड़ी और आते हैं, उसके बाद एक खिलाड़ी केवल और आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है या कोई 99 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है, मान लीजिए क्रिकेट के मैदान में किसी खिलाड़ी की जर्सी का नंबर 99 है, तो वो उस खिलाड़ी की पहचान है। 99 नंबर की जर्सी पीछे से भी देखकर पता लग जाता है कि ये खिलाड़ी खेल रहा होगा। ठीक, तो जब हम किसी भी एट्रीब्यूट को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए कोई नंबर असाइन करते हैं, when a number is assigned for characterizing the attribute of a person or thing, then it is nominal scale. In nominal scale, we never follow any order. No order is followed. Assigning number is purely an individual matters. इसीलिए आप देखिए, अगर क्रिकेट की टीम की मैं बात करूं, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि उनका कोई क्रम होता तो खिलाड़ियों की जर्सी हमेशा 1 से 11 नंबर तक की ही होती। ऐसा नहीं है। कोई 108 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है, कोई 99 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है, कोई 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है, कोई 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेलता है। कई बार क्या होता है कि किसी खिलाड़ी के साथ एक जर्सी का नंबर इतना जुड़ जाता है कि वो खिलाड़ी रिटायर होता है तो फिर वो जर्सी नंबर किसी दूसरे को दिया ही नहीं जाता, क्योंकि वो उसके सम्मान के साथ वो अंक जुड़ जाता है। इसका मतलब कि हम जब किसी को केवल कैटेगराइज करने के लिए इस तरह का प्रोवाइड कर देते हैं, या मैं दूसरी बात कहता हूं, एक ग्रुप है बच्चों का, मैं क्लास से एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों का एक ग्रुप है, हमने पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया, मेल फीमेल, बस। अब एक बच्चे का कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो उस ग्रुप में सब में पाया जाता है। कॉमन नॉमिनल स्केल में हम जब भी किसी एट्रीब्यूट को कोई नाम देते हैं, उसको कोई वैल्यू देते हैं या कोई न्यूमेरिकल, हम कई बार क्या करते हैं कि हम यस या और नो करते हैं सवालों में, और यस को 1 अंक प्रदान कर देते हैं, नो को 0 अंक प्रदान कर देते हैं, बस। तो वो 1 या 0 उसकी पहचान है। हम जब स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो कई बार जब हम अपने सॉफ्टवेयर्स में फीड करते हैं डेटा, मान लीजिए हमने 3 लेवल असाइन कर दिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के, अपर इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम इकोनॉमिक स्टेटस एंड लोअर इकोनॉमिक स्टेटस। हम अपने टूल में उनको 3 दे देते हैं, लेकिन हम फिर उनको क्रम दे देते हैं 1 2 3। इसका ये मतलब नहीं है कि तीसरा वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, दूसरा वाला ज़्यादा छोटा हो गया। वो एक समूह को प्रदर्शित करता है नंबर। और ये भी हो सकता है कि जहां हमने यस नो को हमने उसको 1 और 0 दिया, कोई दूसरा उसको 0 और 1 दे 0 और 1 दे सकता है, कोई 2 और 1 दे सकता है। क्योंकि जो जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या अंक देना है। इसीलिए मैंने कहा ना, असाइनिंग नंबर इज प्योरली एन इंडिविजुअल मैटर, राइट। और इसीलिए जब हम नॉमिनल स्केल पर कोई मेजरमेंट करते हैं तो चूंकि उनमें कोई क्रम नहीं होता, उनमें कोई अंतर नहीं होता, तो हम कोई भी गणितीय गणना उनके साथ सामान्यतः नहीं कर पाते। बहुत आसान से स्टैटिस्टिक्स उनके साथ यूज हो पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, हम उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितने % मेल हैं, कितने % फीमेल हैं। अगर हमें मान लीजिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी निकालना है तो हम ऐसे लोगों का मीन और मीडियन भी नहीं निकाल सकते। नॉमिनल स्केल के टूल पे हम मीन और मीडियन भी अप्लाई नहीं कर सकते, हमें केवल मोड ही अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। और अगर कंपेयर करना है तो भी हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है कि नॉमिनल स्केल होता क्या है। Nominal scale classifies people or objects into various categories, classes or sets. One set or group is assigned one number for one common trait. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेल या फीमेल, अपर इकोनॉमिक ग्रुप, मीडियम इकोनॉमिक ग्रुप, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप. So one number for
one common trait and it characterizes among all members of the group or set, जो उस ग्रुप और सेट के सारे लोगों के लिए कॉमन होता है। जैसे मेल और फीमेल को हम 1 दे सकते हैं, या जैसे हम मान लीजिए सब्जेक्ट को करना है, हमने एजुकेशन को 1 नंबर असाइन कर दिया, साइकोलॉजी को 2 नंबर असाइन कर दिया, कॉमर्स को 3 नंबर असाइन कर दिया पहचान के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि जो एजुकेशन का है वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गया, जो साइकोलॉजी का, वो कोई क्रम निर्धारित नहीं करता, कोई पोजीशन निर्धारित नहीं करता, केवल पहचान करता है। इसीलिए इन नंबर्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम रैंक कर सकते हैं, ना हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस तरह से तो अभी आपने नॉमिनल स्केल के बारे में बताया कि नॉमिनल स्केल किस प्रकार प्रयोग होता है और कौन कौन सी सांख्यिकी की विधियां हैं, जैसे मोड है, परसेंटेज है, काई स्क्वायर है, जिसका प्रयोग इस तरह के जब हमारे पास आंकड़े होते हैं, इस स्केल पर हमारे आंकड़े होते हैं तो हम कर सकते हैं। इससे थोड़ा अगर हम एक लेवल ऊपर चलते हैं जहाँ थोड़ी सी हमारी जानकारी इससे बढ़ जाती है। अभी तो सिर्फ हमको इतना पता है, इतने क्लास में मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने के नंबर इतने आए, बहुत कम जानकारी। जब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक और स्केल की बात करते हैं, ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? हाँ, देखिए नॉमिनल से नेक्स्ट स्केल ऑर्डिनल है, और जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। व्हेन वी वांट टू रैंक समथिंग, जब हम किसी को किसी रैंक में रखना चाहते हैं, ये बेसिकली रैंकिंग या ऑर्डर का सिनोमिनस है, ग्रेडिंग का सिनोमिनस है। ये मापन में एक क्रम प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डर इन द मेजरमेंट। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी को ऑर्डर स्केल पर ले जाते हैं तो ऐसे स्कोर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हमने कहा लंबाई के आधार पर छोटी से बड़े के क्रम में खड़े हो जाओ, तो हम ये तो बता सकते हैं सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच में कौन खड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले और दूसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति के बीच जितना अंतर है उतना ही दूसरे और तीसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति के बीच ही होगा। अर्थात वहां इक्वल इंटरवल हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल वहां इक्वल इंटरवल नहीं होता, वहां रैंकिंग होती है। 1 to 5 कर लें, 1 to 7 कर लें। इसीलिए आप देखिए कि जो ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं, जब हम ऑर्डिनल स्केल्स यूज करते हैं तो वहां हम थोड़ा सा हायर लेवल का स्टैटिस्टिक्स यूज कर लेते हैं। जैसे वहां हम मीडियन निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है तो हम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, अगर हमें परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं क्योंकि रैंकिंग पर ये बात होती है, और रैंक डिफरेंस को रिलेशन निकाल सकते हैं अगर हमें दो समूहों के बीच संबंध ढूंढना है। मोस्टली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं वो ऑर्डिनल स्केल में यूज होते हैं। मैंने इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास किया है। ऑर्डिनल स्केल बेसिकली इट रैंक्स पीपल और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक दे हैव, राइट? For example, that characteristic is height. So, when we use ordinal scale, we can arrange people in the range of their, on the basis of their height in a rank. तो रैंकिंग से क्या होता है, टॉलेस्ट से शॉर्टेस्ट कर दिया, या कई बार हम मोस्ट प्रिफर्ड से लीस्ट प्रिफर्ड करते हैं। हम लोगों को कुछ ऑप्शन देते हैं, कई बार हम टूल बनाते हैं, हम उनसे कहते हैं हम आपको ये 5 ऑप्शन दे रहे हैं, सबसे ऊपर आप क्या रखना आप बताइए आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसको सबसे ऊपर रख दीजिए और उसको अपनी पसंद के घटते क्रम के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि जो उसकी टॉप प्रेफरेंस है और जो उसकी सेकंड टू टॉप प्रेफरेंस है उसमें वही अंतर है जो सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस में अंतर है। उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनकी रैंकिंग में क्रमबद्धता होती है। इसीलिए हम परसेंटाइल रैंक को यूज करते हैं। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को परसेंटाइल स्कोर्स दिए जाते हैं, उनके परसेंटाइल आते हैं। किसी का परसेंटाइल 99 है, किसी का परसेंटाइल 98 है, किसी का परसेंटाइल 97 है। परसेंटाइल परसेंटेज नहीं होता। किसी का 98% मार्क्स हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका कितना मार्क्स होगा। किसी का 96% मार्क्स हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका कितना मार्क्स होगा। किसी का 96 परसेंटाइल है और किसी का 99 परसेंटाइल है, आप मार्क्स कैलकुलेट करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 96 और 99 परसेंटेज में जो एग्जैक्ट अंतर है वो अंतर परसेंटाइल में नहीं होगा, क्योंकि परसेंटाइल पोजीशन का मेजर है, परसेंटाइल वैल्यू का मेजर नहीं है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनल स्केल है वो पोजीशनल मेजरमेंट करती है, वो जगह के हिसाब से चीजों को
मेजर करती है। जैसे कक्षा में किसी की प्रथम फर्स्ट रैंक आई और हो सकता है उसके 100 मार्क्स आए हों, Right. सेकंड रैंक वाले के 99 आए हों, हाँ. और थर्ड रैंक वाले सीधे 90 नंबर आ गए हों। हाँ. तो पहले वाली रैंक में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस था, लेकिन अगली रैंक में सीधे सीधे 8 नंबर का डिफरेंस हुआ। है। तो यहाँ पर जो रैंक है 1 2 3 है, लेकिन उनके जो नंबर है वो अलग अलग है। अलग उनमें है। डिफरेंस इक्वल नहीं इक्वल होते। इंटरवल उनमें नहीं नहीं होते। पाया जाता जी, है। जी, तो बिल्कुल। ऑर्डिनल स्केल में हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें ये देखना है कि उनकी रैंकिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन उनके नंबरों में ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कहीं 1 नंबर का डिफरेंस हो, कहीं पर 10 नंबर का हो, और आगे चलकर हो सकता है वो कुछ पॉइंट में भी हो जाए। जी, जी। तो ये ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल से थोड़ा ऊपर हो गया। इसीलिए ऐसे स्केल कई बार रिसर्च में या स्टडीज में भी ऐसा होता है कि टीचर्स मान लीजिए एक्शन रिसर्च के स्कूल क्लास में कर रहे हैं, और उन्होंने कोई ऐसा टूल बनाया जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप इनको रैंक करिए। वो रैंक को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। फिर कई बार वो क्या गलती करते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए उनके बीच टी टेस्ट लगा देते हैं, या उनका मीन या मीडियन निकाल लेते हैं। ऑर्डर तो ऑर्डिनल स्केल है, उसमें तो इक्वल इंटरवल है ही नहीं, तो आप उसमें ना तो मीन निकाल सकते हैं, ना मीडियन निकाल सकते हैं, ना टी टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन वही ये है गलतियां हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि उनको स्केलिंग का पता ही नहीं अंदाजा होता नहीं है होता, बिल्कुल। कि ये जो आंकड़े हैं ये किस स्केल पर है, नॉमिनल पर हैं कि ऑर्डिनल पर है। तो जो है नॉमिनल में हमारे पास बहुत कम जानकारी थी, ऑर्डिनल में आकर हम उससे एक लेवल ऊपर आ गए। हमको वहाँ पर सिर्फ ये पता था इतने नंबर्स हैं, यहाँ भी हमें ये पता चल गया कि क्लास में इनका रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन अभी तक हमको उनके मार्क्स नहीं पता कि फर्स्ट के कितने हैं। तो इससे हम तीसरे स्केल की बात करते हैं कि इंटरवल स्केल जो थर्ड है वो क्या है और कौन सा सांख्यिकी यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनल से आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए तो इंटरवल हो जाता है। इंटरवल की खूबी क्या है, उसमें एक आर्बिटरी जीरो होता है, एक्चुअल जीरो नहीं होता, रियल जीरो नहीं होता। ऑर्डिनल में रियल जीरो नहीं होता, आर्बिटरी जीरो होता है। इंटरवल स्केल की एक खूबी ये है कि इसके जो स्कोर्स हैं उनको आप इक्वल इंटरवल स्केल्स पे अरेंज कर सकते हो। जैसे आप अगर हाइट के हिसाब से स्टूडेंट को अरेंज करना है तो आपको उनकी पोजीशन में उतना डिफरेंस रखना पड़ेगा जितना उनकी हाइट में डिफरेंस है। उनकी रैंक तो 1 2 3 होगी, लेकिन आपको ये भी पता लग जाएगा कि पहले से दूसरे के बीच कितना अंतर है, दूसरे से तीसरे के बीच कितना अंतर है। वो अंतर अलग अलग है तो आपको अलग अलग पता लग जाएगा, और इक्वल है तो इक्वल पता लग। इसलिए आप देखिए ज़्यादातर जो एजुकेशनल मेजरमेंट है और जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंटरवल स्केल में होते हैं। इंटरवल स्केल की खूबी ये है कि इसमें जो हायर स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, टी टेस्ट है, अनोवा है, अर्थात हमें ग्रुप्स को कंपेयर करना है, हम कर सकते हैं, हमें उनके बीच अंतर ढूंढना है, देख सकते हैं। बस केवल इसमें एक कमी होती है कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता तो ये स्केल जरूरी नहीं कि जीरो से ही शुरू हो। बिल्कुल, ये स्केल 5 से भी शुरू हो सकते हैं, ये स्केल 10 से भी शुरू हो सकते हैं, ये स्केल 20 से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन 20 से आगे अगर स्केल होगा तो इक्वल इंटरवल होगा। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर 0 आया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी IQ 0 है। ठीक, किसी कपड़े की लंबाई 0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो कपड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल, वो 0 सेंटीमीटर का मतलब हमें समझ आ जाता है कि कुछ नहीं है। लेकिन 0 IQ स्कोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें IQ नहीं है। उसका मतलब ये है कि उस स्केल पर 0 है। तो मान लीजिए किसी का IQ 100 आया और किसी का IQ 50 आया, तो हम ये तो कह सकते हैं एक का IQ स्कोर 50 है, दूसरे का IQ स्कोर 100 है, दोनों के IQ स्कोर में 50 का डिफरेंस है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि IQ 100 रखने वाले की बुद्धि IQ 50 रखने वाले की बुद्धि से दुगनी है। ये कहना गलत हो जाएगा। हम नहीं निकाल सकते। ये कहना गलत ये फर्क होता है इंटरवल स्केल में। इसीलिए इसमें हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज कर लेते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला इसमें यूज हो जाते हैं, खासतौर पर साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडीज हैं उसमें मोस्टली जो है वो इंटरवल स्केल यूज किया जाता है। आखिरी जिसकी हम कहते हैं जो सबसे अपर लेवल का होता है वो रेशियो स्केल, जिसका नाम ही है रेशियो। तो इसको एक इंटरवल से किस तरह से अलग है? इंटरवल और रेशियो में केवल एक ही अंतर है, इंटरवल में आर्बिट्ररी जीरो होता है, रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो होता है, ट्रू जीरो होता है। तो रेशियो स्केल जो है वो बेस्ट या हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। नॉर्मली इस तरह के टूल्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिकल साइंसेज में, जैसे हाइट का टूल है मीटर स्केल, वेट का टूल है 0 किलोग्राम मींस 0 किलोग्राम वेटलेस, 1 किलोग्राम मींस 1 किलोग्राम। अगर किसी का वजन 5 किलो है और किसी का वजन 10 किलो है तो हम कह सकते हैं कि 5 किलो वाले से 10 किलो वाले का वजन 2 गुना है। IQ के केस में हम वो नहीं कह सकते थे क्योंकि वहां पर 0 नहीं था। इसलिए चूंकि रेशियो स्केल में एक्चुअल 0 होता है, इसलिए ये बेस्ट लेवल का होता है। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन,
सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज में, इसका प्रयोग एटीट्यूड से रिलेटेड स्टडीज में हम इस तरह का स्केल नहीं बना सकते, क्योंकि हम उसकी कंप्लीट एब्सेंस को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड जब स्टडीज होती हैं, खासतौर पर हमारे टीचर्स जो क्लासरूम में यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्शन रिसर्च के लिए यूज़ करें, चाहे वो अचीवमेंट के लिए यूज़ करें, चाहे वो आईक्यू के लिए यूज़ करें, चाहे वो कोई पर्सनालिटी का टूल बनाएं, किसी का एटीट्यूड देखें, किसी के ओपिनियन देखें, तो उन सब के लिए जो टूल्स बनते हैं वो नॉर्मली रेशियो स्केल के टूल नहीं होते हैं, वो इंटरवल स्केल के टूल्स होते हैं। रेशियो स्केल इज द बेस्ट स्केल, it has absolute zero. You can measure height, weight, speed, distance, all these have that absolute zero with them. तो इसलिए रेशियो स्केल के साथ सारे मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से हमने 4 स्केल थे उनके बारे में समझा, लेकिन ये चारों स्केल्स की ज़रूरत होती है मेजरमेंट के लिए। Right. तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है क्या ये? देखिए, एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमारे टीचर्स को एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का मेजरमेंट कर रहे हैं। वी नेवर मेजर अ पर्सन और अ थिंग, वी ऑलवेज मेजर अ कैरेक्टर और एन एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्सन और थिंग। हम किसी व्यक्ति को नहीं मापते, व्यक्ति की लंबाई मापते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं मापते, व्यक्ति की बुद्धि मापते हैं। ठीक, तो हम उसके किसी गुण या किसी लक्षण की, चाहे वो वस्तु का गुण हो या वो व्यक्ति का गुण हो, उसको मापते हैं। जब हम मेजरमेंट शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले वो एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना होता है जिस एट्रीब्यूट का हमें मेजर करना है, जिस एट्रीब्यूट को हमें मेजर करना है। जिस एट्रीब्यूट को हमें मेजर करना है उस एट्रीब्यूट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, साथ ही हमें उसे ऑपरेशनलाइज करके डिफाइन करना पड़ता है अपने मेजरमेंट के टर्म में। जैसे मैं आईक्यू किसी की टेस्ट करने वाला हूं, तो आईक्यू टेस्ट करने का जो टूल मैं इस्तेमाल करूंगा, उस व्यक्ति की आईक्यू की डेफिनेशन उस टूल के अनुसार बदल जाएगी। किसी के लिए औसत आईक्यू स्कोरिंग 50 मार्क्स ऑन दैट टूल हो सकती है, तो किसी दूसरे ग्रुप के लिए स्कोरिंग 70 मार्क्स ऑन दैट टूल हो सकती है। तो केवल एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है। फॉर मेजरमेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द एट्रीब्यूट, डिफाइन द कैरेक्टर। देन द सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑपरेशंस टू आइसोलेट एंड डिस्प्ले द एट्रीब्यूट। हम जिस भी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं, जिस भी एट्रीब्यूट को हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, हमें उसको निकालकर अलग रखना पड़ता है और फिर हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। हम उसको एक स्कोर प्रोवाइड करते हैं, एक स्केल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हम मेजरमेंट की प्रोसेस को पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि आज की ये जो हमारी चर्चा रही, इसमें हमने कोशिश की कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, एक टीचर किसी रिसर्च को या किसी क्लासरूम स्टडी को करते समय उन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा, इसकी बात करे और मेजरमेंट को ठीक तरह से करे। और यदि वो ऐसा करेगा तो मुझे लगता है कि वो सफल होगा। आप मेरे साथ इस चर्चा में रही अंजलि जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, आपने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हमारे जो छात्र निश्चित ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।